हेलो इंजीनियर्स, हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एम है हाउ डू इंस्ट्रक्शन सेट कंपाइलर टेक्नोलॉजी सीपीयू इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड कैच एंड मेमोरी हायरार्की, ये सब कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे सीपीयू के परफॉर्मेंस को। और हम लोग जो आंसर देंगे उस आंसर को हम लोग को किस चीज़ के बेसिस पे देना है, क्या चीज़ कंपेयर करके। तो परफॉर्मेंस और प्रोग्राम लेंथ, क्लॉक रेट और इफेक्टिव सीपीआई कंपेयर करके ये सब कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे सीपीयू के परफॉर्मेंस को, इसका आंसर देना है। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ सीपीयू इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल की फैक्टर्स। परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू जो है बहुत सारे की फैक्टर्स से वो इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्ट होता है, जिसमें हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर भी आता है, कंपाइलर टेक्नोलॉजी भी आता है, सीपीयू इम्प्लीमेंटेशन, कैच और मेमोरी हायरार्की, इन सब से भी वो इफेक्ट होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जस्टिफिकेशन हम लोग को देना है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम लेंथ, क्लॉक रेट एंड इफेक्टिव सीपीआई साइकिल। तो पहला है प्रोग्राम लेंथ। प्रोग्राम लेंथ क्या है, मतलब इसे किस तरह से इफेक्ट होता है। तो प्रोग्राम लेंथ किस तरह से इफेक्ट होता है हमारे इंस्ट्रक्शन सेट से, कंपाइलर टेक्नोलॉजी से, सीपीयू इम्प्लीमेंटेशन से, कैच और मेमोरी हायरार्की से। अ वेल डिज़ाइन इज एंड इफेक्टिव कंपाइलर टेक्नोलॉजी कैन लीड टू शॉर्टर प्रोग्राम। अगर हमारा कंपाइलर टेक्नोलॉजी जो है वो इफेक्टिव और अच्छे से डिज़ाइन किया गया है तो हम लोग को शॉर्टर प्रोग्राम उसमें होंगे। और शॉर्टर प्रोग्राम होगा मतलब क्या कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड जो होगा वो कम हो जाएगा स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। शॉर्टर प्रोग्राम आर एडवांटेजेस एज दे रिजल्ट इन स्मॉलर मेमोरी फुटप्रिंट, फास्टर लोडिंग टाइम। मतलब ओवरऑल क्या होगा कि हमारा अगर प्रोग्राम शॉर्टर होगा, प्रोग्राम का लेंथ कम होगा, तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कंपाइलर टेक्नोलॉजी पे। एक अच्छा कंपाइलर टेक्नोलॉजी रहेगा तो शॉर्टर प्रोग्राम होगा, शॉर्टर प्रोग्राम होगा तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगा वो कम रिक्वायर्ड होगा, कम इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होगा एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उसमें सीपीयू साइकिल्स कम लगेंगे, कम मेमोरी फुटप्रिंट लगेगा और फास्टर लोडिंग टाइम होगा। दूसरा है हमारा क्लॉक रेट। सीपीयू इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग माइक्रो आर्किटेक्चर एंड पाइपलाइन डिज़ाइन इन्फ्लुएंसेस क्लॉक रेट। माइक्रो आर्किटेक्चर और पाइपलाइन डिज़ाइन जो होता है उससे इफेक्ट होता है हमारे क्लॉक रेट्स पे। एक अच्छा डिज़ाइन अगर हमारा सीपीयू का रहता है तो हमारा हायर क्लॉक रेट अचीव होता है उससे, जिससे हमारा लेटेंसी जो होता है वो कम होता है और मैक्सिमाइज हो जाता है हमारा इंस्ट्रक्शन का थ्रूपुट। हाउ एवर कम्प्लेक्स इज एज मे लीड टू लॉन्गर इंस्ट्रक्शन। अगर हमारा कम्प्लेक्स है हमारा सीपीयू तो उससे जो होगा हमारा लॉन्गर इंस्ट्रक्शन डिकोड टाइम, मतलब इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने में जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लगेगा, जिससे हमारा जो होगा वो क्लॉक रेट जो होगा वो लिमिट हो जाएगा, उसका पोटेंशियल लिमिट हो जाएगा। थर्ड है हमारा इफेक्टिव सीपीआई। इफेक्टिवनेस ऑफ द सीपीयू इन एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन रिफ्लेक्टेड इन द इफेक्टिव सीपीआई। हमारा सीपीयू किस तरह से इफेक्टिवली वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है ओवरऑल हम लोग का रिफ्लेक्ट होकर पता चलता है इफेक्टिव सीपीआई में। एफिशिएंट कैच है और मेमोरी हायरार्की है तो अलॉन्ग विथ अ वेल डिज़ाइन माइक्रो स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास इफिशिएंट कैच है और मेमोरी हायरार्की हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ अगर हम लोग एक वेल डिज़ाइन माइक्रो आर्किटेक्चर ले लेते हैं, इससे हमारा नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, जिससे हमारा लोअर इफेक्टिव होगा सीपीआई। इन समरी में हम लोग बोल सकते हैं कि दिस फैक्टर आर इंटर रिलेटेड एंड इम्पैक्ट सीपीयू परफॉर्मेंस। ये जो सारे फैक्टर है प्रोग्राम लेंथ, क्लॉक रेट, इफेक्टिव सीपीआई, ये सब आपस में डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे और अच्छा खासा इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे सीपीयू के परफॉर्मेंस पे अलग अलग तरीके से। द इंटरप्ले बिटवीन इंस्ट्रक्शन सेट, कंपाइलर टेक्नोलॉजी, सीपीयू इम्प्लीमेंटेशन, मेमोरी हायरार्की कम्प्लेक्स, इन सब के बीच में जो इन सब के बीच में आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो कम्प्लेक्स है समझने के लिए, लेकिन इन सब का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे सीपीयू के बेटर परफॉर्मेंस के लिए। प्रोग्राम छोटा होना चाहिए, क्लॉक रेट ज़्यादा होना चाहिए और इफेक्टिव सीपीआई जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं। हाउ इज़ वर्चुअल मेमोरी मैनेज्ड यूजिंग पेजिंग एंड टीएलबी, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। हम लोग वर्चुअल मेमोरी को पेजिंग और टीएलबी में कैसे मैनेज करते हैं और हम लोग को सुटेबल एग्जाम्पल से इसको समझाना है। तो इसमें मैंने क्या किया कि टीएलबी होता क्या है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। मे बी आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि टीएलबी क्या होता है तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना हो, तो मैंने ओवरऑल यहाँ पे बता दिया। इतने लंबा आंसर लिखने की ज़रूरत है नहीं एग्ज़ाम में, टीएलबी क्या होता है ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए आपको बता दिया है क्वेश्चन आंसर में। हाँ, तो वर्चुअल मेमोरी मैनेज
मैनेजमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व करता है बहुत सारे टेक्नोलॉजी को, जिसमें एक होता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जिसको हम लोग टीएलबी भी कहते हैं, और पेजिंग टू इफिशिएंट मैप वर्चुअल एड्रेस। और पेजिंग भी यूज़ किया जाता है वर्चुअल एड्रेस को इफिशिएंटली मैप करने के लिए फिजिकल एड्रेस के साथ। अब इस वर्चुअल मेमोरी कैसे मैनेज किया जाता है टीएलबी और पेजिंग से, तो ये हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट हमारा टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ये होता क्या है? तो टीएलबी एक कैच होता है जो कि स्टोर करता है सबसेट ऑफ द पेज टेबल। मतलब क्या? पेज टेबल का सबसेट। हमारा कैच का क्या काम होता है? मेन मेमोरी में से जो अब लगातार यूज़ हो रहा है जो वाला ब्लॉक, उसको लाके वो खुद में स्टोर करके रखता है। वैसे ही टीएलबी क्या करता है? पेज टेबल में से कुछ पेजेस को अपने में स्टोर करके रखता है जो कि इफिशिएंटली या फिर फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जा रहा है हमारे प्रोग्राम के द्वारा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द TLB इज़ अ कैश दैट स्टोर अ सबसेट ऑफ द पेज टेबल इंट्रीज। और पेज टेबल इंट्री में क्या होता है? पेज ही होते हैं। स्पेसिफिकली द मोस्ट रिसेंट यूज्ड और फ्रिक्वेंटली यूज ट्रांसलेशंस बिटवीन वर्चुअल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। वैसे ट्रांसलेशंस ऑफ एड्रेस जो कि बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जा रहा है, उसके ट्रांसलेशन को टीएलबी अपने में स्टोर करके रखता है। व्हेन अ प्रोग्राम एक्सेस अ वर्चुअल मेमोरी को, जब कोई प्रोग्राम एक वर्चुअल मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रहा है तो टीएलबी कंसल्ट करता है स्पीड, ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए टीएलबी कंसल्ट करता है। इसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि सपोज कोई एक कंप्यूटर सिस्टम जिसके पास 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस है और 24 बिट फिजिकल एड्रेस स्पेस है, और सिस्टम 4 KB के पेजेस को इम्प्लॉइज करता है। तो टीएलबी हैज़ 8 एंट्रीज, टीएलबी में 8 एंट्रीज होगा। उसके बाद दिया हुआ है कि हाउ मेनी, क्योंकि 32 बिट का है तो टीएलबी में कितने और एक है 4 KB का, तो 8 एंट्रीज होंगे। हाउ मेनी वर्चुअल मेमोरी मैनेज विथ टीएलबी एंड पेजिंग, तो हमारे टीएलबी और पेजिंग के थ्रू कितने वर्चुअल मेमोरी जो होंगे मैनेज किए जाएंगे। तो सबसे पहले पेज टेबल। पेज टेबल क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि मैप करता है वर्चुअल पेज नंबर को फिजिकल फ्रेम नंबर से। इच एंट्री इन द पेज टेबल कंटेन्स द फ्रेम नंबर। पेज टेबल में कौन कौन से एंट्री होते हैं? एक फ्रेम नंबर होता है और कुछ कंट्रोल बिट्स होता है। और टीएलबी क्या करता है? इसमें से, इस पेज टेबल में से कुछ एंट्री वो खुद के अंदर रखता है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, और इसमें होता है पेज नंबर और फ्रेम नंबर। मेमोरी एक्सेस, व्हेन अ प्रोग्राम एक्सेस अ वर्चुअल एड्रेस, जब कोई प्रोग्राम वर्चुअल एड्रेस को एक्सेस करता है तो सीपीयू पहले चेक करता है टीएलबी में, इफ़ द वर्चुअल टू फिजिकल ट्रांसलेशन इज फाउंड इन दी टीएलबी। अगर टीएलबी में होता है वर्चुअल टू फिजिकल ट्रांसलेशन प्रेजेंट, तो करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस जो होता है वो डायरेक्टली ऑब्टेंड कर लिया जाता है सीपीयू के द्वारा, जो कि फास्टर होता है। तो इस तरह से सीपीयू जो है वर्चुअल मेमोरी को टीएलबी जो है वर्चुअल मेमोरी को वर्चुअल एड्रेस को मैनेज करता है, वर्चुअल मेमोरी को, हाँ, वर्चुअल मेमोरी को टीएलबी मैनेज करता है खुद में स्टोर करके। और टीएलबी मिस क्या होता है? अगर वर्चुअल टू फिजिकल ट्रांसलेशन टीएलबी में प्रेजेंट नहीं होता है तो सीपीयू को ज़्यादा टाइम लगता है उसको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि उसको वो एक्सेस करना पड़ेगा पेज टेबल में से, तो इसको टीएलबी मिस कहते हैं। और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होता है? इफ़ टीएलबी इज़ फुल एंड न्यू ट्रांसलेशन मस्ट बी एडेड। टीएलबी हमारा फुल और नया ट्रांसलेशन उसमें ऐड करना है, तो हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज़ करके उसमें ऐड करते हैं। तो हम लोग टीएलबी का यूज़ करके कैसे वर्चुअल मेमोरी को मैनेज की, ये हो गया। अब हम लोग पेजिंग का यूज़ करके कैसे वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करेंगे वो देखते हैं। पेजिंग पहले होता क्या है? पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो कि डिवाइड करता है वर्चुअल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस को फिक्स्ड साइज पेजेस और फ्रेम में। इट अलाउज फॉर मोर फ्लैक्सिबल यूज़ ऑफ फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी को अच्छे से फ्लैक्सिबली यूज़ करने के लिए इसको ये अलाउ करता है। पिछला वाला एग्जाम्पल है ये, ठीक है। पेज टेबल में कितनी मैपिंग जो होता है, पेज टेबल में मैपिंग होता है हमारा वर्चुअल पेज नंबर का और फिजिकल फ्रेम नंबर का। द पेज साइज एंड फ्रेम साइज दोनों सेम होता है, तो 4 KB का होगा। और फॉर ईच पेज कंसिस्ट ऑफ 1024 पेज टेबल एंट्रीज। देयर आर 2⁻8 पेजेस इन द वर्चुअल एड्रेस स्पेस। वर्चुअल एड्रेस स्पेस में हमारे 256 पेजेस मौजूद होंगे। तो हम लोग मेमोरी को एक्सेस कैसे करेंगे, मतलब मेमोरी को मैनेज कैसे करेंगे? व्हेन अ प्रोग्राम एक्सेस अ वर्चुअल एड्रेस, जब कोई प्रोग्राम वर्चुअल एड्रेस को एक्सेस करेगा तो ये पेज नंबर और पेज ऑफसेट कंटेन करेगा। द पेज नंबर इज यूज टू लुक अप द करस्पॉन्डिंग एंट्री इन द पेज टेबल। पेज नंबर देखेगा कि करस्पॉन्डिंग एंट्री जो हमारे पेज टेबल में कहाँ पे, और फ्रेम नंबर फ्रॉम द पेज टेबल एंट्री इज कंबाइंड, उसको मैप करेगा और ऑफसेट को कंप्यूट करेगा वो फिजिकल एड्रेस के लिए। तो इस तरह से हम लोग पेजिंग का और टीएलबी का यूज़ करके हम लोग वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करते हैं। इसमें आगे भी दिया हुआ है कि टीएलबी का हम लोग यूजेस का है। टीएलबी यूज़ टू कैच फ्रीक्वेंटली। टीएलबी का यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंटली
जो पेज टेबल एंट्रीज़ है उसका ट्रांसलेशन वो स्टोर करके रखता है ताकि हमारा फास्ट हो सके। पेज फॉल्ट क्या होता है, इफ़ द वर्चुअल फिजिकल टू मैपिंग इज़ नॉट इन द पेज टेबल। अगर पेज टेबल में टीएलबी मिस क्या होता था, जब हमारे टीएलबी में प्रेजेंट नहीं रहता था ट्रांसलेशन तो उसको टीएलबी मिस कहते थे। पेज फॉल्ट क्या होता है, जब हमारा जो पेज हम लोग हमारे सीपीयू को चाहिए वो हमारे पेज टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग पेज फॉल्ट कहते हैं। समरी में कह सकते हैं कि टीएलबी और पेजिंग जो होता है वो क्रूशियल कंपोनेंट है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का। ये स्पीड अप करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस और इनेबल करता है मोर इफिशिएंट मेमोरी यूजेस बाय द डिवाइडिंग द एड्रेस स्पेस इनटू फिक्स साइज पेजेस एंड फ्रेम्स। तो ओवरऑल क्या था कि टीएलबी जो होता है हमारा, जो पेजेस हम पेज टेबल में से वैसे पेजेस जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं उनको वो ट्रांसलेट करके रखता था फिजिकल एड्रेस में खुद में। और हमारे सीपीयू क्या होता था, तो वो वर्चुअल मेमोरी एक मेंटेन करता था, सीपीयू को एक्सेस करने में आसानी होती थी फ्रीक्वेंटली यूज्ड पेज। और पेजिंग क्या करता है, तो पेजिंग क्या करता है कि टेबल में मेंटेन करके रखता है। तो हम लोग 2 का ए बी देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रजिस्टर रेफरेंस और मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हम लोग को एक्सप्लेन करना है डिटेल में विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मेमोरी रेफरेंस एंड रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आर 2 फंडामेंटल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये 2 फंडामेंटल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। दिस इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन वेदर डेटा इज मैनिपुलेटेड डायरेक्टली। ये इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन करता है कि डेटा जो है उसको डायरेक्टली हम लोग को मैनिपुलेट करने, मतलब उसमें चेंजेस करने या फिर डायरेक्टली उसको रजिस्टर में से लेकर के उसमें चेंजेस करने, या फिर हम लोग को मेमोरी एक्सेस की ज़रूरत है। पहला हम लोग देखते हैं ना मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं? मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व करता है एक्सेस करना डेटा को मेमोरी में से, मतलब रैम में से, और राइटिंग डेटा बैक टू मेमोरी, और वापस से डेटा को मेमोरी में राइट कर देना। दिस इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई मेमोरी एड्रेस। इसमें मेमोरी एड्रेस की ज़रूरत होती है जहाँ डेटा प्रेजेंट होता है या फिर वहाँ स्टोर करना होता है। इसका एग्जाम्पल है, एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, लोड करना है R1 में 1000। इन दिस इंस्ट्रक्शन लोड इज ऑपरेशन टू परफॉर्म R1 इज रजिस्टर्ड। लोड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, R1 जो है हमारा रजिस्टर है और 1000 जो है वो मेमोरी एड्रेस है। तो क्या करेगा कि 1000 पे जो भी मेमोरी एड्रेस पे जो भी चीज़ प्रेजेंट होगा उसको ला करके R1 रजिस्टर में लोड कर देगा। सिमिलरली स्टोर करना है हमारा, R2 रजिस्टर है और 2000 हमारा मेमोरी एड्रेस है। मेमोरी एड्रेस 2000 पे जो भी प्रेजेंट होगा उसको R2 रजिस्टर में स्टोर कर देगा। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आर एसेंशियल फॉर मूविंग डेटा बिटवीन द सीपीयू रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा यूज़ किया जाता है डेटा को मूव कराने के लिए और सीपीयू रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच, अलाउ करता है डेटा मैनिपुलेशन और स्टोरेज के लिए। उसके बाद हमारा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये ज़्यादा इफिशियंट होता है मेमोरी रेफरेंस से। रजिस्टर डिफरेंस इंस्ट्रक्शन ऑपरेट डायरेक्टली ऑन रजिस्टर। ये डायरेक्टली रजिस्टर पे ऑपरेट करता है बिना मेमोरी एक्सेस के इन्वॉल्वमेंट का। दीज इंस्ट्रक्शंस आर ऑफन फास्टर। ये इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ऑफन मतलब अक्सर फास्टर होते हैं और ज़्यादा इफिशियंट होते हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन से। सिंस रजिस्टर लोकेटेड विद इन दी सीपीयू, रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू में पहले से प्रेजेंट होता है तो हम लोग को मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम बच जाता है, इसलिए ये फास्टर होता है। पहला एग्जाम्पल ऐड करना है R3 R1 R2 को और उसको स्टोर कर देना है। हाँ, तो ऐड ऑपरेशन है हमारा और डेस्टिनेशन रजिस्टर हमारा R3 है और सोर्स रजिस्टर R1 R2 है। R1 R2 को ऐड करके R3 में स्टोर कर देना है। द इंस्ट्रक्शन सेकेंड हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्ट करना है। R4 जो है हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है और R4 और #5। हैश हम लोग किसके लिए यूज़ करते थे तो वो देख लेते हैं ना। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के लिए हम लोग हैशटैग यूज़ करते थे, हैश टैग नहीं हैश। द इंस्ट्रक्शन सब्सट्रैक्ट द इमीडिएट वैल्यू 5 फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि R4 रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उसमें से 5 इमीडिएट वैल्यू को माइनस कर देगा और उसका रिजल्ट जो है R4 में स्टोर कर देगा। रजिस्टर डिफरेंस इंस्ट्रक्शन आर क्रूशियल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। रजिस्टर डिफरेंस इंस्ट्रक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए विद इन द सीपीयू, और हम लोग मेमोरी रेफरेंस का यूज़ करते थे डेटा को मूव कराने के लिए बिटवीन द सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी एंड डेटा मैनिपुलेशन स्टोरेज में ये हेल्प करता था, अलाउ करता था करना। हमारा 3 का भी है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल यूनिट ऑफ बेसिक कंप्यूटर।
ये रहा हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल यूनिट ऑफ बेसिक कंप्यूटर। इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन और रजिस्टर्स हैं जो कि हमारा कंट्रोल यूनिट में वो आ रहे हैं, एक्सेस कर पाएगा। फ्लैग्स, क्लॉक्स लगे होते हैं कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है विद इन द सीपीयू। ये हमारा कंट्रोल बस है जो कि मैनेज कर हेल्प करता है कंट्रोल सिग्नल को लाने में और ले जाने में। यही है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल यूनिट। और भी डिटेल में कंट्रोल यूनिट मैंने पढ़ाया हुआ है, आप हमारे COA के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। उसमें टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट और बाकी सब कुछ पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे किस फॉर्म में है, क्योंकि पहले मैंने पढ़ा रखा है, आप जा कर के एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट के, तो ये कोऑर्डिनेट करता है सीक्वेंस ऑफ डेटा मूवमेंट इनटू, आउट ऑफ एंड बिटवीन अ प्रोसेसर मेनी सब यूनिट्स। ये कोऑर्डिनेट करता है हमारा सीक्वेंस ऑफ डेटा मूवमेंट हमारे प्रोसेसर में और उसके सब यूनिट्स में। इट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन, इट कंट्रोल्स डेटा फ्लो इनसाइड द प्रोसेसर, इट रिसीव्स एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन ऑन कमांड टू विच इट कन्वर्ट्स टू सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। ये एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन या कमांड को कन्वर्ट करता है सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल में। इट कंट्रोल्स मैनी एग्जीक्यूशन यूनिट, ये बहुत सारे एग्जीक्यूशन यूनिट को कंट्रोल करता है, जैसे कि ALU, डेटा बफर और रजिस्टर्स विद इन अ CPU। इट ऑल्सो हैंडल मल्टीपल टास्क, ये बहुत सारे और भी टास्क हैंडल कर, जैसे फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, हैंडलिंग एंड स्टोरिंग रिजल्ट। इन सब टास्क में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद है हमारा 4 का A, एक्सप्लेन 1, 2 and 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। 1, 2, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये पहले से पढ़ाया हुआ है, लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया हुआ है। आप COA के प्लेलिस्ट लेक्चर नंबर 4 प्लेलिस्ट के लेक्चर नंबर 4 में जाकर के इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन इंटीग्रेटेड डायग्राम शोइंग द TLB एंड कैच ऑपरेशन फॉर लॉजिकल वर्चुअल एड्रेस जनरेटेड बाय अ प्रोसेसर। मतलब एक ही डायग्राम में आपको TLB और कैच ऑपरेशन दोनों का आपको लॉजिकल या फिर वर्चुअल एड्रेस जो जनरेट करता है वो दिखाना है, जनरेटेड बाय अ प्रोसेसर। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। यहाँ हमारा प्रोसेसर है, आपको लाइंस तो दिख रही होंगी, अंदर लिखा हुआ मैं बता देती हूँ। ये हमारा प्रोसेसर लिखा हुआ है, ये हमारा ट्रांसलेशन है, ये हमारा TLB है, ठीक है, ये PTE है, ये PTEA है, ये PA है, ये कैच मेमोरी है। ये VPN है। TLB ट्रांसलेशन से इंटरेक्ट कर रहा है ताकि वो खुद में स्टोर करके रख सके, ठीक है। TLB हमारा प्रोसेसर से इंटरेक्ट कर रहा है, हमारा प्रोसेसर जो है वो कैश मेमोरी से इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ डेटा है, और ये ओवरऑल जो है ये हमारा CPU चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 का, एक्सप्लेन द डेजी चेनिंग मैकेनिज्म फॉर बस आर्बिट्रेशन। डेजी चेन मैकेनिज्म, सपोज व्हेन देयर आर मल्टीपल इनपुट आउटपुट रेजिंग एन इंटरप्ट। अगर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल इनपुट आउटपुट है जो कि किसी इंटरप्ट को रेज कर रहे हैं और वो साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, मतलब एक साथ कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा हमारे पास कि किसी एक इंटरप्ट को एक्सेस करना, सेलेक्ट करना, उसको हैंडल करना। तो हम लोग सेलेक्ट किस बेसिस पे करेंगे, तो जिस इंटरप्ट का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग जो करते हैं वो डेजी चेन मैकेनिज्म यही कहता है, ठीक है, कि हम लोग प्रायोरिटी के बेसिस पे एक्सेस करें इंटरप्ट को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ इंटरप्ट है, ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा डिवाइस 1 है, ये हमारा डिवाइस 2 है, ये हमारा डिवाइस N हमारे प्रोसेसर से कनेक्टेड है। उसके बाद हमारा कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ है जो कि ये है, और इंटरप्ट की हमारे प्रोसेसर को एक्नॉलेजमेंट हुआ है कि हाँ इंटरप्ट जनरेट हुआ है। तो प्रोसेसर क्या करेगा, मल्टीपल डिवाइसेस ट्राई टू रेज एन इंटरप्ट बाय ट्राइंग टू पुल डाउन द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। मल्टीपल डिवाइस जो है हमारे प्रोसेसर से कनेक्टेड है और वो रेज करेगा इंटरप्ट
ठीक है। तो दी प्रोसेसर रियलाइजेज दैट डिवाइसेस टू रेज एन इंटरप्ट, जब हमारे प्रोसेसर को ये रियलाइज होगा कि डिवाइसेस जो कि इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्रिएट करने की, तो वो क्या करेगा, INTA लाइन गोज हाई, ये जो हमारा INTA लाइन है वो हाई जाएगा और उसको सेट कर दिया जाएगा 1 पे। दी INTA लाइन इज कनेक्टेड टू अ डिवाइस, INTA लाइन जो होता है एक डिवाइस से कनेक्टेड होता है और वो डिवाइस इनमें से ही कोई एक होता है, जैसे कि यहाँ पे वो डिवाइस 1 से कनेक्टेड है। इफ़ दिस डिवाइस 1 हैड रेज्ड एन इंटरप्ट, अगर डिवाइस 1 कोई इंटरप्ट रेज किया है तो ये आगे जाएगा और पास करेगा आइडेंटिफाइंग कोड टू दी डेटा लाइन, ये आइडेंटिफाइंग कोड जो है वो डेटा लाइन को पास करेगा। इफ़ डिवाइस हैड नॉट रेज एन इंटरप्ट, अगर वो डिवाइस इंटरप्ट रेड नहीं क्रिएट नहीं किया है तो वो INTA को आगे फॉरवर्ड कर देगा कि तुम जाके सेकेंड डिवाइस में चेक करो कि उसने तो नहीं इंटरप्ट रेज किया है। बस यही होता है डेजी चैन मैकेनिज्म। मतलब क्या, मल्टीपल डिवाइसेस हमारे प्रोसेसर से कनेक्टेड है और ये सारे डिवाइसेस में से एक ही हमारा लाइन जा रहा है, यहाँ पे इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट लाइन जो है INTR जो है वो प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर को एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन सा डिवाइस जो है इंटरप्ट जनरेट कर रहा है इंटरप्ट। तो प्रोसेसर क्या करेगा, वो एक INTA लाइन को एक डिवाइस से कनेक्ट करेगा और चेक करेगा क्या इसने इंटरप्ट जनरेट किया, तो ऐसा नहीं है तो फिर ये डिवाइस जो है इसको फॉरवर्ड कर देगा आगे में और जिसने भी इंटरप्ट जनरेट किया होगा वो पता चल जाएगा और उस इंटरप्ट को शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ये था हमारा डेजी चैन मैकेनिज्म। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर, ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ये मैंने नहीं बताया है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हार्डवेयर कंट्रोल, क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट वगैरह जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, आपको लेक्चर नंबर 13 हमारे COA के प्लेलिस्ट, COA प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 13 है, आपको प्रेफर करना होगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का भी वो लेक्चर नंबर 5 में है, 7 का ए लेक्चर नंबर 8 में है। तो आप वो सब देख लीजिए, 5-6 मिनट के लेक्चर से और अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया, मैं दोबारा नहीं कर रही वो। 7 का ए हो गया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके बाद है 7 का बी, अ डिजिटल कंप्यूटर हैज़ कॉमन बस सिस्टम, कि किसी डिजिटल कंप्यूटर में कॉमन बस सिस्टम है जिसमें 16 रजिस्टर है, 32 बिट्स का एक है। तो बस इज़ कंस्ट्रक्टेड विथ मल्टीप्लेक्सर, बस जो है मल्टीप्लेक्सर से कंस्ट्रक्ट किया गया। तो हम लोगों को क्या पता करना है, हाउ मेनी सिलेक्शन इनपुट्स आर देयर इन ईच मल्टीप्लेक्सर, हमारे मल्टीप्लेक्सर में कितने सिलेक्शन इनपुट होंगे। व्हाट साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज़ नीडेड, मल्टीप्लेक्सर का क्या साइज होगा हम लोग को चाहिए होगा। तो 7 का भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी सिलेक्शन इनपुट्स आर देयर इन मल्टीप्लेक्सर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सेलेक्ट वन ऑफ द 16 रजिस्टर्स, किसी 16 रजिस्टर में से हम लोग को सिलेक्ट करना है। यू नीड अ मल्टीप्लेक्सर विथ 4 सिलेक्शन इनपुट, हम लोग को मल्टीप्लेक्सर चाहिए 4 सिलेक्शन इनपुट का। सिंस 2⁴ मल्टीप्लेक्सर हमारा होगा, सिलेक्शन इनपुट होंगे 4। तो हम लोग को ये कितने इनपुट्स को ये सेलेक्ट करके देगा, 2⁴ मतलब 16 को। ईच इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर करस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट रजिस्टर, सारे इनपुट जो होंगे वो डिफरेंट रजिस्टर को करस्पॉन्ड करेंगे और 4 सिलेक्शन इनपुट्स जो होगा वो डिटरमाइन करेगा कि 16 रजिस्टर में से कौन सा डेटा जो है हमारे बस को प्रोवाइड करना है और किस साइज़ का हम लोग को मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत होगी। अ मल्टीप्लेक्सर विथ 4 सिलेक्शन इनपुट विल बी नीडेड, एक मल्टीप्लेक्सर जो कि 4 सिलेक्शन इनपुट जो होगा उसका यूज़ होगा। हाउ एवर यू ऑल्सो नीड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द डेटा इनपुट, ये भी हम लोग को डिटरमाइन करना होगा कि हमारे डेटा इनपुट और आउटपुट का साइज़ क्या होगा। इस केस में हम लोग को 16 रजिस्टर है और 32 बिट का एक है, तो देयरफॉर हम लोग को 32 बिट का वाइड मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा, 32 बिट का हम लोग को मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा और 16 और 4 हम लोग को सिलेक्शन लाइन चाहिए होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का यही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 का ये, व्हाट डू यू से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज़ नॉर्मलाइज्ड, ये क्वेश्चन नंबर 8 के ए के लिए आप फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का सबसे लास्ट वाला प्लेलिस्ट का सबसे लास्ट वाला वीडियो आप रेफर करिए। व्हाट आर हैजार्ड इन पाइपलाइन आर्किटेक्चर, ये देख लेते हैं हम लोग। हज़ार्ड इज़ अ डिले एंड डिले क्रिएटेड, हज़ार्ड जो है एक डिले है जो कि क्रिएट करता है हमारा जो साइकिल होता है पाइपलाइन में वो। एक्स्ट्रा साइकिल विदाउट एनी ऑपरेशन इज कॉल्ड स्टेल साइकिल, एक्स्ट्रा साइकिल जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है उसको स्टेल साइकिल कहते हैं और इसके कारण हमारा हज़ार्ड क्रिएट होता है। और ये हमारा 3 तरह का होता है, एक होता है
डब्लू रीड आफ्टर राइट, दूसरा होता है WAR राइट आफ्टर रीड, और तीसरा होता है WAW राइट आफ्टर राइट। तो रीड आफ्टर राइट जो होता है वो ट्रू डिपेंडेंसी शो करता है, ट्रू डिपेंडेंसी। राइट आफ्टर रीड जो होता है वो शो करता है हमारा एंटी डिपेंडेंसी, और राइट आफ्टर राइट जो होता है वो शो करता है आउटपुट डिपेंडेंसी। तो हमारा राइट आफ्टर रीड हजार्ड किस तरह का होता है, ये डेटा डिपेंडेंसी शो करता है। जैसे कि हमारा आई है, आई इंस्ट्रक्शन वो कह रहा है ऐड करने को R1 R2 R3। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 जो है हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है, इसके अंदर ऐड करके वैल्यू डालो R2 प्लस R3 का। उसके बाद है हमारा जे इंस्ट्रक्शन। जे इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई R4 R1 R5। इसका मतलब हुआ कि R4 डेस्टिनेशन रजिस्टर है, R1 R5 को मल्टीप्लाई करके R4 में डाल दो। तो इसमें रीड आफ्टर राइट हजार्ड कैसे क्रिएट होगा, जब हमारा व्हेन jth इंस्ट्रक्शन tries to read the content of register before instruction I write it। तो ये रीड आफ्टर राइट कैसे क्रिएट होगा, जब हमारा जेथ इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, वो ट्राई करना चाहेगा हमारा रीड करना चाहेगा हमारा कंटेंट ऑफ रजिस्टर। ठीक है, जब आई उस पर राइट नहीं किया है उससे पहले, क्योंकि हम लोग को R1 चाहिए जे में। तो ये R1 तभी आएगा जब हमारा ये ऐड वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो उससे पहले अगर जे ट्राई करेगा कि हम R1 में का रीड कर ले जो भी है इस R1 रजिस्टर में, तो ये हमारा रॉ हजार्ड क्रिएट करेगा। सेकेंड है हमारा वार राइट आफ्टर रीड। राइट आफ्टर रीड का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे सेकेंड का WAR का एग्जाम्पल। हमारा ith ऑपरेशन है, हमारा इंस्ट्रक्शन है हमारा मल्टीप्लाई R4 R5 R6, और जेथ है हमारा ऐड R5 R7 R8। तो ये है हमारा राइट आफ्टर रीड। राइट आफ्टर रीड यहाँ पे कैसे होगा, तो अगर हमारा जे जो ट्राई करेगा वो राइट करने का कंटेंट ऑफ R5 बिफोर आई जो है उसको रीड कर ले। मतलब क्या कि पहले से R5 में कुछ हमारा डेटा डाला हुआ है, मान लो कि 25 डाला हुआ है, मल्टीप्लाई करके R4 में उसको पुट करना है, मतलब 25 इंटू R6। तो अगर ऐसा हो कि जे जो है हमारा वो R5 में पहले राइट कर दे, तो आई इंस्ट्रक्शन का जो है वो आउटपुट जो होगा वो गलत आ जाएगा, क्योंकि ये इसको 25 लेकर के सॉल्व करना है। मतलब क्या आई इंस्ट्रक्शन पहले होना चाहिए, उसके बाद फिर जे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। अगर जे इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हो गया तो वो R5 पे पहले राइट कर देगा, उसके बाद आई उसको रीड कर लेगा, जिससे हैज़ार्ड क्रिएट होगा। तो इसको कहते हैं राइट आफ्टर रीड। उसके बाद है हमारा राइट आफ्टर राइट। राइट आफ्टर राइट में होगा कि ऐसा कुछ होगा कि जे जो है वो राइट करने का कंटेंट रजिस्टर के कंटेंट में राइट करने का कोशिश करेगा जब हम आई ऑपरेशन के राइट करने से पहले, आई इंस्ट्रक्शन के राइट करने से पहले। तो वो हमारा होगा राइट आफ्टर राइट हजार्ड। उसका एग्जांपल आप लोग खुद से देख लीजिएगा, कुछ आप लोगों के लिए भी होमवर्क होना चाहिए। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।